अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हामिद मीर का वो चेहरा आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से वो बिफर कर सामने आया और उन्होंने बताया कि असद उमर को तब्दील करने वाला असल कौन था। उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं और ये वो क्लिप आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है कि सी पैक के अंदर किस तरीके से करप्शन हो रही थी, जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक फुट पे लाने के लिए ये चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले वो क्लिप आपको सुनाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। ये फरमाइएगा कि गोया के एक ये बात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी आम तौर पे बिल्कुल मालूमात की बात थी कि तजुर्बा किया जा रहा है, तब्दीली का तजुर्बा किया जा रहा है, 2018 के इलेक्शन में किया जा रहा है। मगर क्या ये एक हैरत की बात है कि चीन ने बाकायदा इस सिलसिले में एक कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट को बावर कराने की, जनरल बाजवा को बावर कराने की कि ये तजुर्बा ना किया जाए, और उनकी भरपूर कोशिश थी, लेकिन चीन को ये बावर कराया गया या उसको यकीन दिलाया गया कि तब्दीली आएगी, नई तब्दीली आएगी भी, मगर इससे सी पैक पे असर नहीं पड़ेगा। चीन के हवाले से ये गुफ्तगू आपके ख्याल में कितनी अहम है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब क्योंकि सी पैक के साथ पहले भी वाबस्ता थे और अब भी वाबस्ता हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी उनको मुहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इस मामले के ऐसे पहलू हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और उसको उन्होंने टच नहीं किया। मसलन ये मुनासिब होता कि वो बता देते कि जब 2018 की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत बहुत से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने अपने इंतखाबी जलसों में और कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये दावे शुरू कर दिए थे कि जो सी पैक के मंसूबे हैं उनमें कुछ करप्शन हुई है और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो उनका दोबारा ऑडिट करवाएगी। और इसमें से एक इल्ज़ाम ये भी था जिसका कि एहसन इकबाल साहब ने जिक्र भी किया कि सक्खर मुल्तान मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है उसमें 70 अरब रुपए की करप्शन हुई थी। तो एहसन इकबाल साहब जो हैं उनको चाहिए था कि वो ये बता देते कि जो 2018 की इंतखाबी मुहिम थी, उस इंतखाबी मुहिम के दौरान ही सी पैक के बारे में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कुछ मुतनाज़ा किस्म के बयान दिए थे, जिसकी वजह से उस ज़माने में जो पाकिस्तान में चीन के एम्बेसडर थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी पूछना शुरू कर दिया था कि ये क्या तहरीक इंसाफ वालों को हमसे सी पैक से क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो ये मामला था, लेकिन दूसरा मामला ये है कि असद उमर साहब का जो जनरल बाजवा साहब के बारे में जो उनका जो एक आपने क्लिप भी चलाया है, उसकी तो ज़ाती वजह जो है वो मुझे पता है, उनका एक ज़ाती मसला है, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने जब असद उमर साहब IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, वाशिंगटन में थे, तो जनरल बाजवा साहब ने हमारे सामने पूरी एक डिटेल के साथ एक पूरा केस पेश किया असद उमर के ख़िलाफ़ कि इस आदमी से वजारत ख़जाना नहीं चल रही, ये इकॉनमी को नहीं चला सकता और इसकी जगह पे हफीज़ शेख या शौकत तरीन में से कोई एक आदमी होना चाहिए। और विदिन 24 आवर्स असद उमर साहब जो हैं वो तब्दील हो गए थे। और ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे असद उमर के, इन मुज़ाकरात का बराह रास्त ताल्लुक़ था सी पैक के प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि उस वक्त जो IMF है वो ये पाकिस्तान की हुकूमत से कह रही थी कि पाकिस्तान में जो सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल का हमें नहीं पता, हमें डिटेल बताएं कि चाइना जो है वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इतने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं कि 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट होंगे, तो वो आपका जो इकॉनमी के जो फिगर्स हैं उसमें वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो असद उमर साहब थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे, तो शायद ये वो वन ऑफ द रीज़न्स थी जिसकी वजह से असद उमर साहब को हटवाया गया। और तीसरी सबसे अहम बात जो एहसन इकबाल साहब को उसका जिक्र करना चाहिए कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो एक सी पैक अथॉरिटी बनाई गई थी और सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हवाले कर दिया गया था ISPR के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब उसके सरबराह बना दिए गए थे और वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे सारे जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स थे। और जब उस ज़माने में एक शिकायत की गई और एक मीडिया में बहस शुरू हुई कि सी पैक जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है, तो उस पर आसिम बाजवा साहब जो है उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि अगर एहसन इकबाल साहब जो हैं हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, तो अगर उनको इस बारे में कोई बात करनी है तो फिर पूरी बात करें
کہ اس میں جو پرابلم تھا وہ IMF کے اور پاکستان کے مذاکرات سے شروع ہوا، اور تو اس میں میر صاحب چائنیز گورنمنٹ تھی. اب تک کی جو بات ہوئی ہے جو کہ جس کا آپ نے بھی صراحت سے ذکر کیا، یہ پوری بات ہے یا اس میں بھی کوئی ابھی بات باقی ہے جس سے یہ بات مکمل ہو؟ کوئی اور اہم شخصیت بھی اس کی بھی کچھ ریزرویشنز تھی سی پیک کے حوالے سے؟ نہیں، ریزرویشنز تو بہت چھوٹا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کامران صاحب. جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے وہ بہت سے معاملات پہ اکثر صحافیوں کو بلا کے بڑی لمبی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، سیاسی معاملات پہ بھی اور اکانومی کے معاملات پر بھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5-6 صحافیوں کے سامنے، میں بھی ان میں موجود تھا، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے اور 45% کمیشن کھایا ہے. اس پر میں نے ان کو کنفرنٹ کیا. میں نے کہا جی کہ جنرل صاحب کہ اگر شہباز شریف 45% کمیشن کھا گیا اس چائنیز کمپنی سے تو باقی 55% کے ساتھ تو پروجیکٹ نہیں بن سکتا. تو میں نے کہا اس کی آپ کو ڈیٹیل بتانی چاہیے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بتانی چاہیے. اور پھر بعد میں نے یہ بات جو ہے ایک انٹرویو میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کی، آپ پہ یہ الزام لگایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، تو اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں پیش کر سکے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک ملک کا سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ ایک چائنیز کمپنی پہ، چائنیز پروجیکٹ پہ الزام لگا رہا ہے. اسی طرح اس زمانے میں جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ثاقب نثار صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن مجھے دوپہر کے وقت رجسٹرار کا فون آیا کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلے جائیں. میں چیمبر میں چلا گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ملتان میں جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے اور آپ کو بڑا پتہ ہے. میں نے کہا جی میں تو ابھی صرف انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، تو جب میرے پاس کوئی ثبوت آ جائے گا تو پھر میں وہ سامنے لے آؤں گا. لیکن میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ یہ آپ کا تو کام نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے ایک کلپ سنا جس کے اندر حامد میر صاحب نے کھل کر بات کر دی ہے کہ کس طریقے سے اسد عمر صاحب کو تبدیل کروایا گیا اور اپنی من پسند کے لوگوں کو عہدوں سے نوازا گیا. اور پھر جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں کرپشن اور یہ شہباز شریف کے اوپر یہ تمام چیزیں الزامات، تو انہوں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ تمام چیزیں کروانے والا کون تھا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا سمری آف پالیٹکس.